हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है एंड ये क्वेश्चन आपको क्लास 11th का जो मॉडल सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी भी तरह का जब कॉलिजन होता है तो उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे क्वेश्चन ये है कि चाहे किसी भी तरह का कॉलिजन हो, आपको बताते चले कि जो कॉलिजन होता है वो दो तरह का होता है। कॉलिजन दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ द इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। तो किसी भी तरह का कॉलिजन हो, चाहे तो वो इलास्टिक कॉलिजन चाहे तो वो इन इलास्टिक कॉलिजन, दोनों को रेफरेंस में रखना है। तो जैसे क्या इलास्टिक कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, इन इलास्टिक में भी जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है इलास्टिक में भी इन इलास्टिक में भी। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? और ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो देखिए जैसे ही बोला गया कि इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, तो आपको समझना है कि इसके अंदर आपको दो चीज़ मिलेंगे, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। तो चाहे तो इलास्टिक कॉलिजन हो चाहे तो इन इलास्टिक कॉलिजन हो, लीनियर मोमेंटम भले ही हर कंडीशन में कंजर्व रहे, बट जब इन इलास्टिक कॉलिजन होता है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, कि जब इन इलास्टिक कॉलिजन होता है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। और इसको लेकर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन इलास्टिक कॉलिजन in inelastic collision some part of kinetic energy get lost। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाता है, भले इलास्टिक में आपको कंजर्व रहे। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द इलास्टिक कॉलिजन, नॉट वैलिड फॉर द इन इलास्टिक कॉलिजन। और यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि एनी काइंड, एनी काइंड में आपको दोनों आ जाएगा, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी गेट लॉस्ट, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, दैट्स वाई इन इलास्टिक कॉलिजन दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी ट्रू। और जब ये ट्रू नहीं होगा तो इसका डिस्कशन करना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी का मतलब क्या हुआ कि ए भी सही है और बी भी सही है, बी तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। और इसमें बोल रहा है कि ना तो ए ना तो बी, लेकिन बी सही है उस रिफरेंस में देखिएगा तो, और उसमें फिर ए गलत हो जाएगा। तो मिला जुला कर कॉन्सिक्यूटिवली यदि देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है कि इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। चाहे तो वो बात इलास्टिक का हो या तो वो बात इन इलास्टिक का हो, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आपको आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व, ये गलत है। और ये गलत है तो सी और बी का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इट मीन्स टू से दैट कि लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, इट मीन्स टू से दैट
कि आइदर इट इज़ द इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन, आइदर इट इज़ इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन in all conditions the linear momentum always remains conserved। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कंफर्म जो आंसर है दैट विल बी योर ए। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 17, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है। और फिल इन द ब्लैंक्स कहने का सेंस है कि इसमें आपको एक वर्ड को भरना है। सवाल है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि ये आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है। सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है मास, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इनटू लिखा गया है हाइट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या पुट होगा। सेकंड में है डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट को आप एस से दिखा सकते हैं, डेंसिटी को रो से दिखा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है वेलोसिटी, जिसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी भी। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, वैसे तो एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बात हो रहा है। तो ए भी बैठा सकते हैं या जी भी बैठा सकते हैं, बट जी ज़्यादा सूटेबल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एनर्जी जो कि उसके पोजीशन तथा स्टेट ऑफ रेस्ट के कारण वो पजेस करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं पी ई इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम स्टैंड्स फॉर मास, तो यहाँ मास दिया हुआ है। एच स्टैंड्स फॉर हाइट, तो हाइट दिया हुआ है। एंड जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जी, और ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। 18, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, क्या क्या है ऑप्शंस? इम्पल्स, फर्स्ट ऑप्शन इम्पल्स। सेकंड ऑप्शन है मोमेंटम, थर्ड ऑप्शन है वर्क डन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वर्क डन एंड द फोर्थ वन इज
none of these. एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो 2 डायमेंशनल ग्राफ में हम लोग यहाँ पर 2 एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। लेट दिस टाइप, दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ऑरिजिन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस में ले लेते हैं फोर्स। और मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ ऐसा फिगर बना। तो यदि ऐसा फिगर बनता है या थोड़ा अलग भी हो सकता है, मतलब जैसे स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो कर्व होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ होता है, उसमें यदि हम लोग उस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न में यदि आप एरिया निकालते हैं तो जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल के एरिया अलग अलग तरह का ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट होता है। यहाँ पर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया जो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। सपोज कीजिए इसी में हम लोग ऐसे करके लिखते हैं कि एरिया ऑफ, नाम दे दीजिए ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो यहाँ से आपको लाइन से होगा, तो एरिया का हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा ओ बी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी ए एम। तो एरिया बराबर 1/2 बेस की जगह है डिस्प्लेसमेंट, और ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है एम, दिस इज योर फोर्स। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/2 डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। तो 1/2 डी इंटू एफ या एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ फॉर फोर्स और एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कभी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भी कभी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ आवर वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हैं, वर्क डन। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही आंसर होगा सी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज़ वर्क डन। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, कि मान लीजिए यहीं पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह टाइम दिया हुआ रहता है कि टाइम के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, उसके लेकर जो ग्राफ बनाएंगे और उसका यदि एरिया निकालते हैं तो वो क्या शो करेगा, तो उसका सही आंसर होगा इम्पल्स। अभी वाले क्वेश्चन का नहीं, जो मॉडल सेट में दिया हुआ है
उसमें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा, वर्क डन। लेकिन बाय द वे यदि एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, तो दैट कंडीशन आंसर हो जाएगा आपको इम्पल्स। इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर जो है इसमें आपको बोला जा रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज rotational analog of torque acting on a body is rotational analog of first one mass, option 2 force, option 3 वेलोसिटी और ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो टॉर्क किसी भी बॉडी में एक्ट करता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है फोर्स का। इसका आंसर हो जाएगा फोर्स, क्योंकि एक्चुअली टॉर्क क्या है, एक रोटेटिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पर रोटेट करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। और ऐसे भी हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो टॉर्क जो होता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है किस चीज़ का, ना फोर्स का। तो टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पर रोटेट करवाता है। उसके एक्सिस पर रोटेट करवाने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब 20, which physical quantity is represented by product of moment of inertia, and angular acceleration। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास, दूसरा है टॉर्क, तीसरा है एंगुलर मोमेंटम और चौथा है लीनियर मोमेंटम। आपसे पूछा जा रहा है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, उसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, तो ये प्रोडक्ट आखिर किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज़, एक फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू
आई अल्फ़ा, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। एक्चुअली फार्मूला होता है कि टॉर्क इज इक्वल टू इसे डी एल बाई डी टी, और एल बराबर होता है आई ओमेगा। फार्मूला होता है टॉर्क का आई अल्फ़ा, लेकिन एक जो एक्सप्रेशन है कि एंगुलर मोमेंटम को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो टॉर्क के बराबर आता है। तो टॉ बराबर फार्मूला हो जाएगा डी एल बाई डी टी, और एल बराबर फार्मूला होता है आई ओमेगा। तो उसी तरह बैठा देंगे टॉ बराबर डी बाई डी टी आई ओमेगा, आई बाहर, फार्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय अल्फ़ा। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी, टॉर्क। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? आंसर विल बी टॉर्क। अगला है कि इफ अ बॉडी इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको फिगर ड्रॉ करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन है if a body is if a body is rotated about an axis, if a body is rotated about an axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its पहला ऑप्शन है रेडियस, दूसरा ऑप्शन है टेंजेंट, तीसरा ऑप्शन है सरकमफेरेंस, और चौथा ऑप्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, जो एक बॉडी है रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये आपको है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर मान लीजिए रोटेट कर रहा है, तो बताया जा रहा है कि और हाँ यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उस समय वो आपको मोमेंटम मतलब क्या ना, क्वालिटी ऑफ मोशन, मास इनटू वेलोसिटी, इसको बताता है मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी वाला टर्म है, एक्चुअली वेलोसिटी भी आपको दो प्रकार से होगा, एक आपको लीनियर वेलोसिटी और एक जो होता है आपको वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है वो आपको किसी एक्सिस के अराउंड जब रोटेट कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगा दैट वेलोसिटी विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। तो पूछ रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू
आर क्रॉस पी, ये एक फार्मूला होता है, एल बराबर आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे जैसे देखिए दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो ये आपको हो जाता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन, साइन थीटा इंटू एन, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन। ये एन क्या है? एन जो है एक्चुअली एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। लेकिन चूँकि ये वेक्टर है तो ये एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो जिसका डायरेक्शन या जो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे मान लीजिए आर क्रॉस पी, तो क्या लिखेंगे? मॉड आर मॉड पी इंटू साइन थीटा इंटू एन। एन क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, दोनों पर परपेंडिकुलर हो। इट मीन्स टू से दैट कि रेडियस आर, देखिए मान लीजिए ये है रेडियस आर, इस पर परपेंडिकुलर हो तथा मोमेंटम, तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जो होता है v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को बताता है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन जानना है तो हम लोग इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि एक डायरेक्शन आपको ऐसे आ गया टेंजेंट वाला, ये हो गया आपको रेडियस, और इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों पर मान लीजिए ये डायरेक्शन इधर भी आप दिखा सकते हैं, तो इन दोनों पर ये परपेंडिकुलर होगा। और ये जो लाइन है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये लाइन ये है, और ये क्या है आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो देन एट दैट कंडीशन आपको ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपको अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्टेड होगा। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा, एंड आगे के क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तथा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 22 से आगे डील करेंगे। आप लोग अपने स्तर से भी कुछ प्रश्नों को ट्राई करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय।